हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टरलाइजेशन के अंदर एक और मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन और उसका नाम है केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। आज का जो पहला पार्ट है वो बहुत बेसिक है। इस बेसिक में कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छिपे हुए होंगे जो कि आपको आने वाले पार्ट्स में मदद करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर दूं कि हमने देखा हुआ है आपका हॉट एयर ओवन अंडर द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड, हमने देखा हुआ है ऑटोक्लेव अंडर द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, हमने देखा हुआ है फिल्ट्रेशन। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि अगर मेरे हाथ में कुछ कंटामिनेशन छू लिया है मैंने, अब मेरा हाथ कंटामिनेटेड हो चुका है, तो मैं अपने इस हाथों को कौन से मेथड से स्टरलाइज करूं? क्या इसे मैं हॉट एयर ओवन में डाल दूं, क्या इसे मैं ऑटोक्लेव में डाल दूं, या मैं इस हाथ को फिल्टर करूं? ये तो टेक्निकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से पॉसिबल है ही नहीं। तो हम क्या करें, कैसे करें कि अपने हाथों को या अपनी बॉडी किसी पर्टिकुलर सरफेस को स्टरलाइज करें या डिसइंफेक्ट करें? तो इसका जवाब आपके पास बहुत आसानी से अवेलेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। हमारे पास मार्केट में ऐसे कई सारी प्रिपरेशन हैं जिनको हम लोग सैनिटाइजर के रूप में यूज करते हैं, और आप देखते हैं कि हम इस तरह की कई चीजों को यूज करते हैं। थोड़ा सा डिटॉल का सैनिटाइजर मैंने हाथ में लिया, इसको अच्छे तरीके से रब किया और आप अपने हाथों को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और इस डिसइंफेक्टेंट के कई सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपको मैं रफ एग्जांपल दिखाऊं तो डिटॉल का आप जो डिसइंफेक्टेंट सैनिटाइजर देख रहे हैं, ये ना तो लिक्विड है ना तो सॉलिड है, ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, जेल जैसा स्ट्रक्चर है। इसको आप अपने हाथों में स्प्रेड कर सकते हैं। जब ये सिचुएशन नहीं थी कोविड-19 की तो हमारे घर में तो ये नहीं था, लेकिन हाँ, जब कभी भी हम इंजेक्शन के लिए जाते थे तो हॉस्पिटल में ये सर्जिकल स्प्रेड को कॉटन में सोक करके हम इंजेक्ट के साइड पे पहले इसको रब करते थे ताकि डिसइंफेक्ट किया जा सके। तो जो स्पिरिट है वो भी इसका एग्जांपल है। उसके बाद एक और अच्छा ग्रेड आया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, दिस इज बेटर देन अल्कोहल। तो इसको आप अपनी बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट पे स्प्रे किया करते थे जहां पे आपको इंजेक्शन लगवाना होता था। ये यहां तक खत्म नहीं होता, इसके बाद आजकल मार्केट में डिटॉल के इस तरह के स्प्रे आ गए हैं ताकि आप किसी भी सरफेस को स्टरलाइज करना चाहोगे तो उस पर्टिकुलर सरफेस को स्टरलाइज कर सकते हैं, जिसको हॉट एयर ओवन या ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करना पॉसिबल नहीं है। इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं, इसको तो पॉसिबल नहीं है किसी भी तीनों मेथड से जो हमने डिस्कस किया। तो इसको स्टरलाइज करना है तो आप यहां पे स्प्रे मार सकते हैं। आई विल नॉट स्प्रे बिकॉज यहां का पूरा जो इंक है वो चला जाएगा। और इसके अलावा जो लिक्विड फॉर्म में है वो हमारा सिंपल सा लिक्विड सैनिटाइजर है, जिसको हम इस तरीके से स्प्रे करके अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं। तो ये सब क्या है जो मैं आपको जितने भी एग्जांपल दिखाए हैं वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हैं केमिकल्स। इनका जो फॉर्म है भले ही वो एक प्रकार से लिक्विड या सेमी सॉलिड हो, बट इसके अंदर और भी फॉर्म्स आते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको एक ब्रीफिंग समझ में आ गई होगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। दूसरा, इसमें एक पॉइंट और जोड़ दीजिए कि आप अपने हाथों पे जिसको अप्लाई कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि इसमें जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उनको आप वहां से हटा सको। ये पूरी तरह से स्टरलाइजेशन नहीं है, क्योंकि स्टरलाइजेशन में हमने देखा था इट्स एन एब्सोल्यूट टर्म जहां पे स्पोर्स भी रिमूव होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे जो नॉर्मल सैनिटाइजर है उससे स्टरलाइजेशन नहीं हो सकता। हाँ, उससे डिसइंफेक्शन जरूर हो सकता है, बट कुछ केमिकल ऐसे भी हैं जिनका कंसंट्रेशन या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को अगर हम बढ़ा दें तो वही आपके डिसइंफेक्टेंट से लेकर के मूव करते हैं आपके स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में। दैट मींस डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन and duration they may act as a disinfectant as well as they may act as a sterilizing agent। चलिए मूव करते हैं हमारा व्हाइट बोर्ड के कुछ बेसिक पॉइंट्स पे। सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा हमको दो वर्ड में। सबसे पहला वर्ड है आपका डिसइंफेक्टेंट और दूसरा होगा आपका लिक्विड स्टेरिलेंट, या फिर सिंपली इसको बोल लीजिए स्टेरिलेंट के फॉर्म में। डिसइंफेक्टेंट क्या है? डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस है, और इस डिसइंफेक्शन को अचीव करने के लिए हम जिन एजेंट्स का यूज करते हैं, जिन सब्सटेंस का यूज करते हैं, वो एजेंट कहलाते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो अगर आप ये लास्ट वर्ड इन्फेक्टेंट का डिसइंफेक्टेंट देख रहे हैं तो ये एजेंट है, जबकि अगर यहां पे प्रोसेस में ION लिख जाए डिसइंफेक्शन तो एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा और ये एजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो डिसइंफेक्टेंट हैं डिस्ट्रॉय करते हैं आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया को फ्रॉम द इनएनिमेट सरफेस। व्हाट डज दैट मीन? अगर मैं बात करूं आपके इसी पेन की, जैसे मैंने व्हाइट बोर्ड का भी एग्जांपल लिया थोड़ी देर पहले, कि अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को स्टरलाइज करना चाहूं या इसमें कोई अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पड़े होंगे तो उनको मैं हटाना चाहूं, डिसइंफेक्टेंट करना चाहूं डिसइंफेक्शन प्रोसेस के थ्रू, तो जिस एजेंट का यूज करूंगा उनको हम डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। लगभग 1 महीने हो गए मैंने व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन नहीं प्रिपेयर किया था, तो हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड में कई सारे जम्प्स आ गए हों ड्यू टू द ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर, तो मुझे इसको किल करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा चाहूं तो फिर मुझे इस तरीके के एजेंट को, चाहे वो केमिकल के फॉर्म में हो या लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, मुझे यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो चूंकि ये नॉन एनिमेट मटेरियल है, यानी कि इनएनिमेट मटेरियल है, नॉन लिविंग मटेरियल है, तो उसके सरफेस पे अप्लाई करूंगा
उस एजेंट को हम डिसइंफेक्टेंट कहेंगे। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूं लिक्विड स्टेरिलेंट की, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एट एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन एंड ड्यूरेशन यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पस। हमने एक बार फार्माकोलॉजी में भी डिस्कस किया हुआ था, छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल होता है उसके हिसाब से भी इसमें एक कंडीशन अप्लाई किया गया था कि अगर थोड़े से कम कंसंट्रेशन पे उस ड्रग को दे रहे, नॉट ऑल बट फ्यू, तो वो आपका बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करेगा। बट अगर उसी बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट के कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर दें तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक नाउ बैक्टीरियोसिडल के जैसे काम करेगा। सो कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनको अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन पे दें, ज्यादा मतलब एक एप्रोप्रिएट पे, बहुत ज्यादा भी नहीं काम करता, क्योंकि 70% अल्कोहल जितना अच्छे से काम करेगा उतना एब्सोल्यूट अल्कोहल काम नहीं करेगा। सो एक एप्रोप्रिएट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन और एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे लगा के रखें, जैसे फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल्स, तो वो आपका लिक्विड स्टेरिलेंट कहलाएगा। यहां भी देखिए, स्टेरिलेंट मतलब एजेंट विच इज यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन पर्पस। और स्टेरिलाइजेशन पर्पस क्या होता है आपको मालूम है? इट इज रिमूवल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट एंड इट इज एन एब्सोल्यूट प्रोसेस। नाइदर आपका ये होगा पूरा 100% या तो फिर वो 0% कहलाएगा। चलिए आगे पॉइंट्स देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। What are the basic ideal properties of a disinfectant? ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे मेन एग्जाम में। So these are basic important point, और भी हैं बट जो मेन है वहां पे इंक्लूड किए गए हैं। पहला है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। इसका क्या मतलब होता है? जस्ट अगले ही सेमेस्टर में आप फार्माकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको और भी चीजें इसी से मैच करते हुए सुनने को मिलेंगी। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी करने का मतलब होता है कि क्या आपका वो जो डिसइंफेक्टेंट है या जो वो स्टेरिलेंट है वो ऐसा है कि वो बहुत सारे टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कैपेबल इनफ हो। वाइड स्पेक्ट्रम इसको भी बोलते हैं या तो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और इसका जो उल्टा होता है वो होता है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम को समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली वाइड स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर मेरे पास ये जस्ट मान लीजिए कोई एक एग्जांपल है, ये मेरे पास एक डिसइंफेक्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो ए टाइप के ही बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है, बी को नहीं कर पाएगा, सी को नहीं कर पाएगा, डी को नहीं कर पाएगा। जबकि मैं दूसरा अगर ले लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं, तो ये ए को भी खत्म करेगा, बी को भी खत्म करेगा, सी को भी खत्म करेगा, डी को भी खत्म करेगा। देखिए दोनों डिसइंफेक्टेंट है, दोनों किल कर पा रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा कर पा रहा है? ये ए बी सी डी को खत्म कर पा रहा है, जबकि केवल ये ए को। तो ए मतलब सिंगल, एक ही टाइप के, तो इसको हम लोग बोलेंगे नैरो। नैरो मतलब छोटा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी केवल कुछ ही टाइप के लोगों के लिए है। जबकि ये है ब्रॉड, काफी सारे टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में, डिसइंफेक्ट करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो आपका डिसइंफेक्टेंट या आपका स्टेरिलेंट है उसकी प्रॉपर्टी ऐसी हो कि वो एज मच एज पॉसिबल मैक्सिमम टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में कैपेबल इनफ हो। दूसरा है एबल टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। भैया जिस पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हो वो पर्पस तो सॉल्व करे। कि जैसे एग्जांपल की बात कर ले, कई सारे एग्जांपल हमारे लाइफ में है। ये डिसइंफेक्टेंट है, ये XYZ ब्रांड का हो सकता है, ये आपको देख के लग रहा है कि ये आपका सैनिटाइजर है, लेकिन क्या पता इसके अंदर आधा सैनिटाइजर डाला गया हो और बाकी के चीजों को, वॉल्यूम को पानी से मेकअप किया गया हो। तो एक कॉमन पब्लिक को तो नहीं पता कि ये सैनिटाइजर है कि पानी से मिक्स है। तो ये अगर पानी से मिक्स है तो क्या ये मेरे सैनिटाइजेशन के पर्पस को सॉल्व कर पाएगा? नहीं। तो ये डिसइंफेक्टेंट होते हुए भी किसी काम का नहीं है। सो ये ऐसा होना चाहिए कि कैपेबल इनफ हो कि आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म की कंटामिनेशन को खत्म कर पाए, डिस्ट्रॉय कर पाए। अगला पॉइंट है शुड एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग ब्लड, पस एंड अदर सब्सटेंस। इसमें स्टूल भी आ सकते हैं। ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके फार्माकोलॉजी में भी आगे पढ़ोगे, जब सल्फोनामाइड कैटेगरी की ड्रग हम पढ़ेंगे तब। ये क्या होता है? जब कभी हमारे हाथों में, बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई ऐसा इंफेक्शन हो गया हो जहां से ब्लीडिंग हो रही हो, यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया हो, इसको हिंदी में मवाद बोलते हैं, या फिर बहुत सारी गंदगी आपस में बैठ गई हो, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे हमारे जो पाबा होते हैं वो हमको वहां से मिलने लगते हैं और उसको सर्वाइव करके बैक्टीरिया अपना काम कर लेता है। भले ही आप उसको इनहिबिट करने वाले ड्रग क्यों न दो, वो अपना जुगाड़ वहां से कर लेते हैं। तो इसके कारण से वो जो एंटीबायोटिक था हुआ करता रहा होगा, वो अपना उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। इसको दूसरे तरीके से बोला जाए पैसिव वॉइस में, तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो कि पस या ब्लड या फिर कोई फीकल मेटेरियल के प्रेजेंस में अपनी एक्टिविटी पूरी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जिस प्रिंसिपल को फॉलो करके वो काम करते हैं, जिस फोलिक एसिड को वो डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया का या बैक्टीरिया के सराउंडिंग में, उसी फोलिक एसिड को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद वो जो बैक्टीरिया है वो ब्लड प्लस या फीकल मेटेरियल से डिराइव कर लेते हैं। तो एक तरफ आप उनको छीन रहे हो, दूसरी तरफ से वो अपना अरेंज कर रहे हैं, तो वहां पे वो काम नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो इस प्रेजेंस में भी, ब्लड और पस के प्रेजेंस में भी अच्छे से काम कर सके, उनका असर कम ना हो ब्लड और पस के
प्रेजेंस में। दिस इज सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस ऑर्गेनिक मटेरियल। नेक्स्ट है शुड एक्टिव एट एनी पीएच। जो आपका डिसइंफेक्टेंट है या आपका जो स्टेरिलेंट है वो किसी भी पीएच पे एक्टिव होना चाहिए। अब पता चल रहा है कि मेरे हाथ में मैंने कुछ एसिडिक सब्सटेंस को छुआ हुआ है और उस पर फिर इंफेक्शन हो गया, वहां पे मैं स्प्रे कर रहा हूं तो ये एसिडिक होने की वजह से काम नहीं करेगा। कुछ बेसिक चीजें छुई हैं वहां पे स्प्रे कर रहा हूं वो काम नहीं करेगा, तो फिर ये तो किसी काम का नहीं हो गया। सो एक आइडियल प्रॉपर्टी, देखिए ये होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, बट क्या होना चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, कितना हो पाता है वो तो बात की बात है, बट ये आपका जो डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलेंट है वो किसी भी पीएच पे काम करना चाहिए। और अगला जो मेन पॉइंट है वह है नॉन टॉक्सिक, नॉन एलर्जिक होना चाहिए। जो आप डिसइंफेक्टेंट या स्टेरिलेंट यूज करेंगे, अगर आप एनिमेट मटेरियल पे यूज कर रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, बट अगर आप इन एनिमेट पे कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वाइल एप्लीकेशन वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। कई सारे एजेंट ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं और जो आपके लिए सही नहीं हो सकते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे मेथेनॉल, मेथेनॉल इज हाईली टॉक्सिक, सो इन प्लेस ऑफ मेथेनॉल वी कैन गो फॉर द एथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहां पे जो आप सैनिटाइजर देखते हैं इसमें अल्कोहल का परसेंटेज होता है 70% के आसपास, 75% के आसपास, जबकि आइसोप्रोपाइल में देखेंगे तो उसमें भी कंसंट्रेशन अलग होगा। तो यहां पे ये दो चीजें हमारे लिए सेफ है, बट मेथेनॉल को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज करना पॉसिबल नहीं है या ना करना चाहिए। तो ये आपको बता रहा है कि नॉन टॉक्सिक होना है। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसके बाद हम जो टॉपिक्स अपलोड करेंगे व्हाइट बोर्ड सेक्शन में वो इसी के बेस पे होगा। अगर हम इस डिसइंफेक्टेंट कम कंसंट्रेशन को बढ़ा देने के बाद स्टेरिलेंट बनते हैं, उनको किन किन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीका और होता है जिसको मैंने स्किप किया, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। सो मेन कैटेगरी हमारा है आपका बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, दूसरा क्लासिफिकेशन का तरीका है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और तीसरा होता है बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रम, लाइक नैरो स्पेक्ट्रम या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो यहां पे हम दो चीजों को ही देखेंगे। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन देयर कंसिस्टेंसी, दैट मींस उनके स्टेट पे, कौन सा मैटर का स्टेट है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैसेस है। सॉलिड का तो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेन चीज है हमारे पास लिक्विड और गैसेस। तो लिक्विड के अंदर क्या क्या एग्जांपल है? लिक्विड के अंदर एग्जांपल है आपका एथेनॉल और आपके फिनॉल। एथेनॉल का तो आपने देखा, अभी जितने भी सैनिटाइजर आप लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, चाहे वो जेल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, उसमें एथेनॉल है ही है। दूसरा गैसेस के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जो एग्जांपल है वह आपका फॉर्मेल्डिहाइड वाइडली यूज होता है, और आपका इथिलीन ऑक्साइड। ये देखिए ये क्या लॉजिक है, इसका क्या मतलब है लिक्विड और गैसेस का। अगर मैं बात करता हूं किसी भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की, तो आप उसको हॉट एयर ओवन या तो फिर आपके ऑटोक्लेव से स्टरलाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो कमरा है जहां पर मैं वीडियो बना रहा हूं, सपोज ये हॉस्पिटल का आईसीयू चैम्बर है, तो मुझे यहां पे तो स्टरलाइज कंडीशन मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, एनी टाइम। तो फिर मैं कैसे करूं? इस कमरे को तो पॉसिबल नहीं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम किसी दूसरे तरीके से स्टरलाइज करें। फिर कैसे करेंगे? लिक्विड बचता है हमारे पास और गैस बचता है। लिक्विड को आप इस तरीके से पकड़िए और सब तरफ स्प्रे कर लिए, ये एक तरीका हो सकता है, बट टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में जहां हम चाहते हैं कि हर एक कोने कोने तक, दीवार के कोने पे, कॉर्नर पे, छत पे, सीलिंग्स के कोने कोने पे, हर जगह ये डिसइंफेक्शन काम करे, तो फिर अपने को यूज करना पड़ेगा गैसेस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। सो ये उस जगह पे भी काम आएगा। वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन सा स्टरलाइजेशन एजेंट किस जगह, किस पर्पस पे, कितने कंसंट्रेशन पे काम आता है, उसकी क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, आने वाले वीडियोस में सब कवर करेंगे। उसके बाद जो दूसरा तरीका है क्लासिफिकेशन का, वह बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये कुछ कुछ फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है एंटीबायोटिक के रेस्पेक्ट में, लेकिन थोड़ा अलग हो जाएगा यहाँ पे, बस बेसिक चीजें की। तो क्या क्या है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कौन सी चीजें कैसे काम करती हैं, कौन किसको अफेक्ट करके अपना मैकेनिज्म शो करता है, और इन सब के ऊपर मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत अच्छा से लेके आऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो सके। इसके अकॉर्डिंगली पहला जो क्लासिफिकेशन है वह आपका एक्शन ऑन मेम्ब्रेन। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो हमने मैक्रोस्ट्रक्चर, मैक्रोस्ट्रक्चर दोनों को देखा है बैक्टीरिया का। तो अगर हम बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ना केवल बैक्टीरिया में बल्कि हमारे में। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है वो बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में है। सो मेम्ब्रेन का काम होता है सेलेक्टिव परमेबिलिटी को अलाउ करना। दैट मींस कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा, कौन सा सब्सटेंस सेल के बाहर जाएगा, और इससे वो सेल की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखता है। सो एक प्रकार से बोला जाए तो ये सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी दोनों बैक्टीरिया के प्रोडक्शन के लिए थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऊपर नीचे करके। तो अगर हम इसी के सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दें बाय एनी हाउ, एनी मीन, तो वो आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही तुमको चाहिए था एज अ डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलेंट। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है आपका जो आपके एक्शन करता है मेम्ब्रेन पे, वह है
अल्कोहल। जबकि दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसका तरीका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली ये कहता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। व्हाट डज दैट मीन? मैं इसको समझा चुका हूं आपके हॉट एयर वन में कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन को एग के बॉइलिंग एग्जांपल से, आप वहां से भी देख सकते हैं वीडियोस को। तो ये प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा। प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉकिंग मटेरियल फॉर एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो सेल के लिए जरूरी है, चाहे वो माइक्रोऑर्गेनिज्म का हो चाहे वो हम जैसे मैक्रोऑर्गेनिज्म को क्यों ना हो, वो वहां पे जरूरी है। बट ये जो डिसइंफेक्टेंट है वो उसी प्रोटीन को कोएगुलेट कर देते हैं या डीनेचर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उसका सर्वाइवल नहीं हो पाता क्योंकि वो यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे एजेंट क्या हैं, उनके एग्जांपल कौन सा है? अल्कोहल और फिनॉल, ये दोनों आपके प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म है ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सल्फाइड्राइल ग्रुप ऑफ एंजाइम। एंजाइम हमारे बॉडी के बेसिक बायोकेमिकल पैरामीटर को, बायोकेमिकल प्रोसेस को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एजेंट का किसी दूसरे पर्टिकुलर एजेंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगर ये एंजाइम नहीं हो तो उस एंजाइम के एब्सेंस में उनका जो कन्वर्जन है वो नहीं हो पाएगा। तो उस एंजाइम की मदद से बैक्टीरिया अपने लिए अच्छी चीजों को बनाता रहता है। सो अगर हम नहीं चाहते कि बैक्टीरिया अच्छी चीजें बनाए, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए अच्छी मतलब हमारे लिए बुरी होगी, तो हमको उस एंजाइम को जिसकी मदद से वो कन्वर्जन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। तो ऐसे भी एजेंट होते हैं जो उस एसेंशियल एंजाइम के कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को डीनेचर कर देते हैं या ऑक्सीडेशन करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया अपने लिए यूजफुल मटेरियल को प्रिपेयर नहीं कर पाता। और ऐसे एजेंट का एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे ऊपर आने वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये आप अच्छे से जानते हैं उसका यूज कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अल्काइलेशन ऑफ अमाइनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके अलावा भी अगर हम किसी और एजेंट की बात करें तो अल्काइलेशन हो जाता है, उसमें ग्रुप में अल्काइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है, जिसके कारण से उसकी जो नेचर है वो पूरा चेंज हो जाता है। एंड दैट मींस एजेंट इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपने देखा ना, इसके स्टेट के हिसाब से ये गैस में आ रहा है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पेस को स्टरलाइज करने के लिए। यहां केवल एक चीज नहीं हमको समझना है, मैं आपको एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। आपने 12वीं में अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो अपने स्कूल पे प्रैक्टिकल के समय में स्पेसिमेंस देखा होगा। ऑक्टोपस का स्पेसिमेन देखा होगा, किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिमेन देखा होगा। वो एक बीकर में या फिर एक कांच की बर्नी जैसे स्ट्रक्चर में भरा हुआ होता है। आपने कभी सोचा है कि कब वो प्रिपेयर किया गया होगा? आप उसको आज देख रहे हैं, आप अभी भी अपने कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, आपको वैसा का वैसा रखा दिखाई देगा। तो वो लिक्विड जिसके अंदर रखा है वो क्या है? वो है फॉर्मेलिन। वो फॉर्मेलिन उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो इसका एग्जांपल हमने देखा फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है आपका जो बहुत ही बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डैमेज न्यूक्लिक एसिड। ऐसे एजेंट जो उस बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता और हमको डिसइंफेक्शन का एक्शन जो है वो मिलने लगता है। उसका एग्जांपल है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। सो हियर वी हैव सीन कि अल्कोहल, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण डिसइंफेक्टेंट कम स्टेरिलेंट के रूप में यूज होंगे। इसके अलावा गैसेस के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको ओजोन का भी एक इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। आने वाले पार्ट्स में हम एक एक करके इन केमिकल्स के बारे में देखेंगे कि उनका यूज क्या है, उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, कहां कहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं और उसकी क्या लिमिटेशन हो सकती है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के वीडियो में बहुत बेसिक्स हमने कवर किया। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले के जो पार्ट्स थे, फिल्ट्रेशन, हॉट एयर, ओवन और आपका ऑटोक्लेव, उनके पूरे पार्ट्स को देखिएगा। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर वाले हैं। काफी सारे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं घर के एग्जांपल को, चीजों को यूज करते हुए। वो अगर आपने देख लिया तो जिंदगी भर के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं। सो एट द लास्ट अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ी देर बाद आप इस व्हाइट बोर्ड सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहां से हट जाऊंगा। थैंक यू।